हैप्पी वसंत पंचमी। हाँ, हैप्पी वसंत पंचमी सर। हेलो। ओके, ठीक है। आगे बात करें। कुछ एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया ना? कोई डाउट? एलसीडी? हाँ, सब हो गया। कोई डाउट नहीं है? बताओ फिर। आ रहा है। हाँ, पार्ट 1 तो हो गया था कल। पार्ट 2 कहाँ से स्टार्ट करना है? सेक्शन ई और एफ बचा हुआ है। सेक्शन ई में कोई डाउट? पार्ट 2 सेक्शन ई वन। एक मिनट को। E1 में बोला जा रहा है एफ एक्स एक्स रूट एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस वन, देन इंडिकेट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। हाँ भाई, कौन सा स्टेटमेंट में, कौन से ऑप्शन में डाउट? हाँ, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं? मतलब उसने बोला है ऑप्शन में लिखा हुआ है 0 पे। हाँ, तो चेक कर लो। 0 पे वैल्यू 0 है, राइट? एग्जैक्ट वैल्यू 0 है। 0 पे एलएचएल आरएचएल, एलएचएल की बात कर नहीं पाओगे वैसे भी। रीजन डोमेन में नहीं है। एलएचएल पे तो बात ही नहीं कर पाएंगे ना, 0 माइनस पे रूट एक्स की वजह से। आरएचएल पे बात करनी है 0 प्लस पे, तो वो क्या बन रहा है देख लो। आरएचएल में क्या बन रहा है? 0 ही बन रहा है ना, तो कंटिन्यूस तो है ही सही। अब बात है डिफरेंशियबिलिटी की, वो चेक कर लो। कैसे चेक करोगे? डेफिनेशन से कर लो। आरएचडी ही कर पाना है, खाली आरएचडी चेक करना है एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब उसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं, चलो नेक्स्ट। E2। अरे तुम्हें E2 में, हाँ, E2 में देन एफ एक्स कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी दोनों ही चेक करना है 0 पे। तो 0 पे कंटिन्यूटी तो इजीली चेक कर लोगे, डायरेक्ट बता दें। 0 पे वैल्यू 0 है, चाहे एलएचएल देखो चाहे आरएचएल देखो, वो न्यूमरेटर से आएगा। अब न्यूमरेटर में बन क्या रहा है? एक्स तो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर बाकी एक्सप्रेशन को देखो तो वो क्या बन रहा है? जैसे 0 प्लस, अगर 0 प्लस पे देखोगे तो 1 अपॉन एक्स कहाँ अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ना, तो ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी बनेगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है एक्सपोनेंशियल वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बना देगा। अब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी तो सॉल्व करना जानते हैं ना, वो कॉमन ले लेगा उसी को, और उसके बाद वो कैंसिल हो जाएगा और कांस्टेंट बचेगा। लेकिन फाइनली वो मल्टीप्लाई किससे होगा? एक्स यानी कि 0 से। उसकी वजह से क्या होगा? वो 0 ही आएगा, चाहे एलएचएल में देखो चाहे आरएचएल में देखो। तो कंटिन्यूटी तो इजीली अपन बता सकते हैं कि 0 पे वो कंटिन्यूस है। और बात है कि डिफरेंशियबिलिटी की, तो भले आप डेफिनेशन पे चले जाओ, क्योंकि एफ डैश एक्स तो नहीं लिख रहे ना जिस तरह का एक्सप्रेशन है, तो इसलिए E2 में हम डायरेक्ट एलएचडी आरएचडी की बात कर रहे हैं। अब एलएचडी देखो या आरएचडी देखो, किसी भी एक की बात कर ले, दोनों की बात कर लेते हैं। चलो, एफ डैश 0 प्लस लिमिट एच टेंस टू 0, डेफिनेशन में वैल्यू पुट कर दो 0 प्लस एच। 0 प्लस एच रखोगे क्या बनेगा? एच मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर 1 बाय एच 3 टाइम्स, और माइनस प्लस 4 अपॉन 1 माइनस ई पावर 1 बाय एच, 2 माइनस ई पावर 1 बाय एच, और माइनस एफ ऑफ 0। 0 पे वैल्यू तो 0 दी हुई है, अपॉन एच। तो ये एच कैंसिल होगा जिसकी वजह से वो कंटिन्यूस बन रहा था। अब जब वो एच ही कैंसिल हो जाएगा, तो अब जरा ध्यान से देखो, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है, ये बनेगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। और उसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा प्रोसेस है। अब
उसी को कॉमन ले लेते हो तो ये बन जाएगा 4 e की पावर माइनस 1 बाय एच, 2 e की पावर माइनस 1 बाय एच माइनस 1। और अब जब h को 0 पुट करोगे तो e की पावर में माइनस इन्फिनिटी बनेगा, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0 न्यूमरेटर में भी, तो ये आ जाएगा -3। लेकिन जब LHD लिखोगे तो LHD के टाइम यहां पर 0 माइनस एच आएगा, e की पावर में भी इसी तरह से -1 बाय एच आएगा, और -f(0) अपॉन -h। तो ये -h तो कैंसिल हो गया, और -h कैंसिल होने के बाद जैसे आपने वैल्यू पुट करी h की जगह 0, तो h तो इन्फाइनेटली स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है, तो पावर क्या बन रही है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगी e की पावर, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा 0, तो ये डायरेक्ट ऐसे बनेगा। आंसर आ गया 2। LHD RHD दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं बट बराबर नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस बट नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। इसमें कोई दिक्कत और बताओ, ये सीधे से सवाल है, इसमें क्या ही दिक्कत आई वैसे। हाँ, मेरे को एक्स्ट्रा कुछ कंसेप्ट आया हो जो नहीं समझ में आया तो बात भी है, तो ठीक है। E6, E6 में इसमें भी ऐसे ही कुछ है, मॉड और बॉक्स नजर आ रहा है ना, तो जैसे आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो कंटिन्यूटी की बात कर लो पहले, तो कंटिन्यूटी तो इजीली चेक कर पाते हैं ना, डाउट किस में है, डिफरेंशियबिलिटी में या कंटिन्यूटी में भी है? क्या भाई, 0 पे चेक करना है, 0 पे वैल्यू 0 दे रखी है, 0 प्लस और 0 माइनस पे बात कर लो, कंटिन्यूटी तो इजीली बता दोगे वैसे, कंटिन्यूटी आ गया तो डिफरेंशियबिलिटी बता दें। हाँ, इसी तरह से बताएंगे क्योंकि एफ इस तरह से तो हम लिखना नहीं चाह रहे हैं, जिस तरह का एक्सप्रेशन है भाई, एफ हम लिखेंगे तभी ना, पहली बात तो कंटिन्यूस हो, और दूसरी बात मतलब इजीली डिफरेंशिएट कर भी तो पाए अपन, अगर डिफरेंशिएट करने में मेहनत लग रही है तो फिर इससे अच्छा LHD RHD की डेफिनेशन यूज कर लो। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, E6 में f'(0 प्लस लिमिट h टेंस टू 0। अब जहां जहां बॉक्स या मॉड है उसको डिफाइन करना पड़ता है, तभी अपन फिर सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो अपन 0 प्लस h टेंस टू 0 पे बात कर रहे हैं, और h तो इनफाइनाइट स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है, तो पहले तो वैल्यू पुट कर दें इसमें, तो 0 प्लस h रखेंगे सब जगह, तो ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ a मॉड बॉक्स ऑफ 0 प्लस h, मतलब बॉक्स ऑफ h ही लिख देते हैं चलो पहले तो, और बॉक्स ऑफ -h, और फिर मॉड, और इसकी पावर पूरे ब्रैकेट पे पावर है x यानी कि h आ जाएगा, और फिर ये वापस आ रहा है एक्सप्रेशन a की पावर में लिखा हुआ है 2 अपॉन, ये आएगा फिर से बॉक्स ऑफ h प्लस बॉक्स ऑफ -h, और वापस डिवीजन में, अरे इस पूरे पे मॉड लगाएगा, पूरे पे मॉड थोड़ी है, नीचे मॉड x है, ये नीचे मॉड x है, तो इसको नीचे क्यों रखें, इसको ऊपर ही पहुंचा दें, सही है ना, तो जबरदस्ती उसको डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, सोचो ऊपर पहुंचा दें, और फिर माइनस पावर में ही माइनस है, -5 अपॉन नीचे लिखा हुआ है 3 प्लस a की पावर 1 बाय मॉड x, तो मॉड ऑफ h हो जाएगा। हमने अभी तक बस x की जगह 0 प्लस h लिखा है सब जगह उसकी डेफिनेशन में, f(x) की डेफिनेशन में, क्योंकि ये RHD की डेफिनेशन है f(0 प्लस h माइनस f(0) वो कितना है 0 अपॉन h, ये तो पूरा राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, अब सबसे पहला काम तो ये बॉक्स और मॉड को डिफाइन करो भाई, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। तो जैसे लॉग के अंदर क्या बन रहा है, सबसे पहले तो देखो h पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे ले आते ना h, लॉग, लॉग के अंदर क्या बन रहा है, बेस a है, ये कितना होता है, प्रॉपर्टी है ना, बॉक्स ऑफ h प्लस बॉक्स ऑफ -h इज इक्वल टू व्हाट, -1, कब, नॉन इंटीजर के लिए, इंटीजर के लिए 0, तो अपन को तो पता है h नॉन इंटीजर है, डेफिनेटली h इज नॉन इंटीजर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, तो -1 का मॉड इनटू a एज इट इज, ये चल रहा है, ये ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी यूज कर ली अपन ने, ठीक, -1 का मॉड 1 हो जाएगा, लॉग a बेस से 1 हो जाएगा, वो गायब हो जाए, इनटू इधर भी a की पावर में मॉड h को क्या लिख दोगे, h अपॉन
इसकी वैल्यू -1 -5 अपॉन 3 प्लस ए की पावर में क्या है 1/h 1/h मॉड h को h लिख देंगे -0 गायब अपॉन h तो कैंसिल हो गया और अगले स्टेप में ये हो गया log a बेस है 1 ये भी गायब h भी गायब इधर a की पावर -2h -5 अपॉन 3 प्लस a पावर 1/h h अप्रोच कर रहा है 0 को इनफाइनाइट स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू a पावर 1/h कहाँ अप्रोच करेगा a पावर कहाँ है पावर में कहाँ अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी तो a की पावर इन्फिनिटी 0 को अप्रोच कर रहा है a कैसा नंबर है दिया हुआ है 1 से बड़ा नंबर है तो पावर बढ़ाने पर वैल्यू बढ़ेगी तो पावर जब इन्फिनिटी बनेगी तो वैल्यू भी इन्फिनिटी बनेगी यहाँ पे पावर कितनी बन रही है न्यूमरेटर में कांस्टेंट है ना न्यूमरेटर तो भाई a की पावर व्हाट -5 अपॉन इन्फिनिटी ना 3 प्लस इन्फिनिटी तो ये कितना बना 0 इसमें कोई दिक्कत कहीं भी तो ये तो खाली RHD हुआ और थोड़ा LHD जल्दी से लिख देते हैं f'(0 माइनस इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 सब जगह आप क्या करोगे 0 -h रखोगे तो बॉक्स ऑफ h प्लस बॉक्स ऑफ -h वो तो सेम ही आने वाला है वो इंटरचेंज रहेगा पहले माइनस लिख दो बाद में फर्क क्या पड़ना है वैल्यू तो उसकी -1 ही रहने वाली है तो यहाँ पे ये जो लॉग वाला एक्सप्रेशन है इसके अंदर क्या बनेगा मॉड ऑफ बॉक्स ऑफ -h प्लस बॉक्स ऑफ h और इसकी पावर में भी -h आ जाएगा 0 -h x की जगह रखा है अपन ने है ना e की पावर और इधर a की पावर में ये बनेगा 2 मॉड ऑफ -h अपॉन बॉक्स ऑफ -h प्लस बॉक्स ऑफ h -5 अपॉन 3 प्लस a की पावर 1 अपॉन मॉड ऑफ -h ये बनेगा हमने अभी तक सिर्फ fx में x की जगह 0 -h रखा है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग -f(0) अपॉन -h ये डेफिनेशन लिखी अभी खाली LHD की अब आप जल्दी से क्या करोगे बॉक्स और मॉड को डिफाइन कर दोगे तो क्या बनेगा ये फिर से -h आगे आ जाएगा लॉग के आगे ये फिर से -1 का मॉड 1 बन जाएगा लॉग a बेस a1 बन जाएगा ये तो वैसे के वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे यहाँ पे था -h भी कैंसिल इधर वो दूसरे एक्सप्रेशन में a की पावर क्या बन रही है यहाँ पे भी नीचे -1 ही बनेगा फिर से -h का मॉड क्या लिख दोगे h ठीक है तो वापस वही बन रहा है ऊपर तो a की पावर -2h -5 ये तो सेम बना अपॉन नीचे क्या बन रहा है 3 प्लस a की पावर -h का मॉड h फिर से वही देन मल्टीप्लाई किससे हो रहा था -h कैंसिल हो गया ना पूरा लिखे क्या वापस यही बच रहा है वापस कितना बन गया ये 0 इसमें क्या दिया हुआ देखो ये तो चेक करना था ना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी तो LHD RHD दोनों ही 0 बन रहे हैं डिफरेंशियबल हो गया वापस a पावर -5 अपॉन इन्फिनिटी दैट मींस 0 तो LHD इक्वल टू RHD इक्वल टू 0 डिफरेंशियबल है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस भी होगा इसी वैसे तो कंटिन्यूटी पहले चेक करना है उसके बाद फिर है ना अगर डिफरेंशियबल नहीं आता तो फिर ठीक है फिर कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं आप डायरेक्ट डिफरेंशियबिलिटी चेक कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बट डायरेक्ट अगर करना है तो फिर LHD RHD की डेफिनेशन से f' से नहीं ठीक है और कौन सा है नेक्स्ट इज 8 11 8 11 8 11 8 में क्या है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल इज क्या दिक्कत है 8 में क्यों डाउट आया मतलब x अपॉन 1 प्लस अच्छा x अपॉन 1 प्लस मॉड x ऐसा मॉड की वजह से तो एक बात बताओ डाउटफुल पॉइंट क्या है अगर आपको डाउट भी है डिफरेंशिएबिलिटी में तो किस पॉइंट पे डाउट होगा 0 पे ही होगा ना बिकॉज ऑफ मॉड x और तो कोई डाउट भी नहीं है
तो खाली अगर डाउट जीरो पे है तो जीरो पे चेक कर लो जल्दी से डिफरेंशियबिलिटी, उसमें कहाँ दिक्कत आई? जीरो पे चेक किया और फिर दिक्कत आई हो तो बताओ। 8 क्वेश्चन में एलएसडी आरएसडी डेफिनेशन से कर लो, या फिर कंटिन्यूटी पहले चेक कर लो, कंटिन्यूसिटी में तो कोई डाउट ही नहीं, कंटिन्यूस तो है ही सही, और फिर डायरेक्ट एफ डैश एक्स लिख के वैसे चेक कर लो जीरो प्लस और जीरो माइनस पे, वो भी कर सकते हो। 9 9 पे हम बात करते हैं थोड़ा थ्योरेटिकल, ऐसे कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है, ऐसे इन जनरल बातें कर रहे हैं। तो f इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर ये दिया हुआ है, तो मॉड f इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, इज इट ट्रू और फॉल्स? मतलब ट्रू वही होगा जो हर कंडीशन में ट्रू है, किसी स्पेशल केस में नहीं, है ना। तो हमें पता है एफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल हो भी सही तो मॉड लगाने के बाद वो नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, बिकॉज मॉड लगाने की वजह से शार्प एज आ सकता है, तो मे बी। और कोई सा भी एक एग्जांपल दे सकते हो, जैसे एक्स डिफरेंशिएबल है लेकिन मॉड एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है, तो पहला तो वैसे गलत हो गया। हाँ लेकिन अब देखो, मॉड एफ का स्क्वायर में मॉड लगाने की जरूरत कहाँ है? ये तो हमने बात करी ना, मॉड की प्रॉपर्टी है, तो मॉड एक्स का स्क्वायर या एक्स का स्क्वायर एक ही बात है, तो मॉड एफ का स्क्वायर मतलब एफ स्क्वायर, तो एफ अगर डिफरेंशिएबल है तो एफ स्क्वायर भी डिफरेंशिएबल ही होगा ना, क्योंकि एफ स्क्वायर में कोई डाउटफुल पॉइंट आया ही नहीं, मॉड है ही नहीं, वो तो ऐसे लिख दिया गया, मॉड लगाने की जरूरत कहाँ है? तो स्क्वायरिंग करने से कभी शार्पेज नहीं आता, राइट? शार्पेज आता है मॉड की वजह से, पर मॉड का तो कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ पे, है ना। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, वैसे तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आएगा, तो बाकी फिर चेक करने की जरूरत है नहीं, और चेक करना चाहो तो फिर इसी तरह से आपको कोई एग्जांपल देके चेक कर लेना है, या तो इस तरह से। ओके, और 11 11 तो हो जाना चाहिए, तो गलत बात है बहुत। हाँ वो तो खैर पॉइंट लोकेट करने वाली बात हो गई, पर ठीक है, पर इस टाइप का तो मैंने किया है ना। हाँ 11 में कैसे डाउट आ सकता है अभी? क्वेश्चन नंबर 9 तो बता दिए ना। और 13 का फोर्थ स्टेटमेंट, if fx takes only rational values for all real x and is continuous then, अबे बताओ, then f dash 10 equal to 10। अच्छा तो फंक्शन पहले देखना है, दिया है ना फंक्शन? नो, फंक्शन कहाँ है? fx takes only rational values for all real x and is continuous then f dash 10 is equal to 10। मतलब ट्रू फॉल्स बताना है, क्या बताना है? we consider the following statements s1 s2 s3 s4 एंड देन उसके बाद क्या बोला गया है? कुछ नहीं, तो पूछा गया है ऑप्शन क्या है इसके? टू टी एफ, अच्छा टी 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 एफ, इस तरह से ट्रू फॉल्स बताना है। तो बात बताओ, अगर कोई फंक्शन केवल और केवल रैशनल वैल्यूज ही ले रहा है ओनली, और कंटिन्यूस भी बनाना है, तो कैसा हो सकता है वो फंक्शन? मान लो हमने कोई कांस्टेंट वैल्यू, मतलब कोई भी एक वैल्यू किसी रैशनल वैल्यू को उसको दे दो, लेट से कुछ भी अल्फा, लेट अल्फा बी दी रैशनल नंबर ना, लेट अल्फा बिलोंग्स टू क्यू सच दैट एफ एक्स इक्वल टू अल्फा, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू अल्फा है ना। अब एफ एक्स की एक रैशनल वैल्यू मिल गई अपन को, लेट से किसी पॉइंट एक्स नॉट पे। अब जरा ग्राफ बनाने की कोशिश करो, एक्स नॉट के जस्ट आगे वैल्यू क्या हो सकती है? केवल और केवल रैशनल वैल्यू हो सकती है। अच्छा, अब क्या दूसरी कोई जस्ट आगे अगर जाना हो, एक्स नॉट के जस्ट आगे, वहां पे रैशनल होगा कि इरेशनल, आपको पता है क्या? नहीं। तो फिर आप ग्राफ कैसे बनाओगे इसका? कंटिन्यूस रखना है तो कंटिन्यूस ग्राफ बनाना है, ब्रेक नहीं हो सकता है कहीं भी। तो वो तो तभी बन सकता है जब आपको एग्जैक्टली वैल्यू पता हो कि उस पॉइंट पे वैल्यू कितनी आने वाली है। तो एक्स नॉट के जस्ट राइट में, जस्ट लेफ्ट में अगर आपको कंटिन्यूस ग्राफ बनाना हो तो क्या वैल्यू दे पाओगे आप? ओनली रैशनल देना है तो आप कौन सी वैल्यू दे पाओगे? अल्फा के अलावा कुछ और दे पाओगे क्या? क्या अल्फा के अलावा कोई और वैल्यू दे पाओगे? क्योंकि अगर कोई और दिया जस्ट आगे तो वो तो फिर ब्रेक हो गया, भाई वैल्यू चेंज कर दी ना एक तरह से आपने, है ना। और आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि अल्फा रैशनल है तो उसके जस्ट लेफ्ट में, जस्ट राइट में रैशनल लिखिए रैशनल, ये भी नहीं बोल सकते। तो दी ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट इज
एफ एक्स हमेशा अल्फा के बराबर ही रहे। दैट मीन्स फॉर एफ एक्स टू बी कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स, द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि एफ एक्स जो है वो हमेशा अल्फा के बराबर रहे फॉर ऑल एक्स, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि अल्फा के जस्ट लेफ्ट में जस्ट राइट में रैशनल इरेशनल कौन सा नंबर है, तो हम बना के दे सकते हैं, कुछ बता ही नहीं सकते। जैसे अपने से डिरिचलेट फंक्शन की बात करी थी कंटिन्यूटी में, रीजन यही तो था कि हम उसको हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस बोल रहे थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा था कि वैल्यू क्या आने वाली है। वैसे ही तो अगर एफ एक्स को कंटिन्यूस रखना है और केवल रैशनल वैल्यू देनी है, तो जो भी आप रैशनल वैल्यू दोगे वो एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए वही चलेगी, उसके अलावा कोई वैल्यू हम दे ही नहीं पाएंगे कंटिन्यूस फंक्शन बनाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हुआ फिर, फंक्शन बन गया एक कांस्टेंट फंक्शन, और अगर फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कैसा आएगा, जीरो ऑलवेज। तो इसका मतलब वो लास्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ओके, और बताओ नेक्स्ट, कुछ रह गया है? नो, एक पॉइंट पे नहीं, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए बोला है ना, पढ़ो उसको। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स कंटिन्यूस रखना है उसको, है ना, तो वो तभी रख सकते हैं जब वो हमेशा अल्फा के बराबर ही चले। अल्फा कोई भी रैशनल वैल्यू है, वो अपनी मर्जी से आप उसको दे दो। जो आपने एक रैशनल वैल्यू दी वो केवल एक पॉइंट पे नहीं होगी, वो एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए होगी, नहीं तो आप कंटिन्यूस बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उसके जस्ट लेफ्ट में जस्ट राइट में कौन सा नंबर देना है ना, रैशनल इरेशनल पता ही नहीं है। ओके, देन पार्ट थ्री, पार्ट थ्री में बता दो। अच्छा ये तो ई था ना, एफ भी तो बचा हुआ है, ये तो ई चल रहा था, सेक्शन एफ रह गया, बताओ एफ में कोई डाउट? सेक्शन एफ पार्ट टू, नो, पार्ट थ्री सेक्शन ई, इसमें बता दो, कोई डाउट नहीं है? E4, E4 में बोला है मॉड सी लेस देन और इक्वल टू 1/2 एंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0, 0 पे डिफरेंशिएबल है, given by fx this is, find the value of a and prove that 64b square is equal to 4 minus c square। हाँ भाई, तो ठीक है, मॉड सी की रेंज fx इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 गिवन बाय fx, डिफरेंशिएबल बनाओ इसको 0 पे, लेस देन 0 फर्स्ट डेफिनेशन राइट हैंड, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव थर्ड डेफिनेशन से, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेफिनेशन से आएगा, दोनों को इक्वेट करना है आपस में। हाँ, तो डेरिवेटिव निकालो, एलएचडी आरएचडी, एफ डैश किस पॉइंट पे, 0 पे, इज इक्वल टू एफ डैश 0 प्लस, ये डेफिनेशन है डिफरेंशिएबिलिटी की। हाँ, कंटिन्यूटी भी यूज कर सकते हो ना, कंटिन्यूटी लिख दे पहले, पहले कंटिन्यूटी लिख दो, तो ये एफ ऑफ 0 ऐसा आएगा, है ना। डिफरेंशिएबल बनने के लिए कंटिन्यूस बनना जरूरी, तो 0 माइनस पे बात करो फर्स्ट डेफिनेशन, तो फर्स्ट डेफिनेशन में जब आप लिमिट देखोगे तो कितनी आएगी, टेंस टू 0 पे। अब सबसे पहले x को 0 रखोगे तो क्या बन रहा है, साइन इनवर्स ऑफ c/2, तो b साइन इनवर्स ऑफ c/2, ये आया LHL फर्स्ट डेफिनेशन से। RHL आएगी थर्ड डेफिनेशन से, तो उसमें अगर आप x की जगह देखोगे 0 तो कितना बन रहा है, e की पावर 0, 1, 1 माइनस 1 0/0, तो 0/0 बन गया, तो 0/0 को तो सॉल्व करना पड़ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ये है e की पावर ax/2 माइनस 1 अपॉन x, और ये 1/2 दे रखा है f ऑफ 0। हाँ, तो अब बीच वाली जो लिमिट आएगी उसको तो आप कैसे भी सॉल्व कर लो, स्टैंडर्ड लिमिट से या फिर वो शॉर्टकट से, कैसे लिख दोगे इसको, e पावर x/2 माइनस 1 को आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे, ax/2, शॉर्टकट यही है ना, लिमिट में स्टैंडर्ड लिमिट है, शॉर्टकट से ऐसे लिख देते हैं अपन जल्दी से, क्योंकि वो 0 को अप्रोच कर रहा है पावर, तो x कैंसिल होगा, a/2 आ जाएगा। तो यहां से एक रिलेशन ये आ रहा है, b साइन इनवर्स ऑफ c/2 इक्वल टू a/2 इक्वल टू 1/2, तो a की तो वैल्यू ही आ गई, a की वैल्यू आ गई 1, b साइन इनवर्स c/2 इक्वल्स टू आ रहा है 1/2, तो वो तो एक रिलेशन हुआ b और c में। डिफरेंशिएबिलिटी से और कर लेते हैं, एक और बन जाना चाहिए,
ए तो आ ही चुका है तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एफ डैश 0 माइनस इक्वल्स टू एफ डैश 0 प्लस। इसमें डेफिनेशन लगा दो, डिफरेंशिएट तो नहीं कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करोगे हाँ, उस साइन इनवर्स का डेरिवेटिव डी छोड़ो, साइन बी लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, बी साइन इनवर्स ऑफ क्या लिखा है सी एक्स की जगह 0 माइनस एच बाय 2 माइनस एफ ऑफ 0 1 बाय 2, इसके अकॉर्डिंग तो ये है भाई अपॉन एच, ये बन रहा है, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। और लिमिट एच टेंस टू 0 इधर क्या बन रहा है थर्ड डेफिनेशन से, ए की पावर ए एक्स की जगह 0 प्लस एच बाय 2 माइनस 1, ये तो हो गया एफ ऑफ 0 प्लस एच राइट, माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, यहाँ पे माइनस एच आएगा ना, ठीक है। ये तो हमने डेफिनेशन लिखी है एलएचडी आरएचडी की, दोनों को बराबर होने चाहिए और दोनों एग्जिस्ट भी करने चाहिए। तो पहले तो एग्जिस्टेंस की बात कर ले, और ए की वैल्यू आप पुट कर देना भले, ए की वैल्यू 1, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस की बात करें तो ये क्या बन रहा है एच इक्वल टू 0 पे, सबसे पहले तो ये देखो एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं पता क्या बन रहा है, e पावर 0 1 माइनस 1 0 माइनस 1 बाय 2 बाई, ये तो फिर डिफरेंशिएबल ही नहीं हुआ इसके अकॉर्डिंग, ये तो डिफरेंशिएबल ही नहीं हुआ, उसने डिफरेंशिएबल बनाने के लिए बोला है ना क्वेश्चन में, प्रूफ करना है। एक सेकंड रुक जाओ, एक्सप्रेशन हम सही लिखे है ना, 0 to 1 by 2 if mod of c less than or equal to 1 by 2 and fx is differentiable function, तो ये बताना है आपको, एक तो प्रूफ करना है 64b square equals to 4 minus c square and find the value of a तो आ गया। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये आरएचडी जब हम लिख रहे हैं डेफिनेशन यही है, e की पावर ax by 2 minus 1, ये सेम डेफिनेशन है अपॉन x, तो 0 प्लस एच रखेंगे तो ये आएगा ना, ए की पावर ए एच बाई 2 माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 0 दैट इज हाफ अपॉन एच। अब अगर h को 0 रखेंगे तो न्यूमरेटर बन रहा है माइनस हाफ अपॉन h, h तो 0 बना, तो ये तो आरएचडी तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्या हुआ, कहां पे हमने कुछ गलत लिखा है, क्वेश्चन सही नहीं है क्या हमारे पास, अच्छा हमने वो लिखा ही नहीं है, अच्छा डेफिनेशन ही गलत लिखी है, ठीक है। यहाँ पे एक एच रह गया ना ये वाला, अच्छा ये रह गया, वो तो लिखे ही नहीं ना, हम डायरेक्ट इसी को लिख दिए, समझ लिए एच ये है, अब ये आएगा ऐसा, हाँ अब सही। तो यहीं पे 0 बाय 0 बन गया, तो इसको तो आप सॉल्व कर लोगे इजीली, इसको तो आप स्टैंडर्ड लिमिट्स नहीं तो एक्सपेंशन से कर लोगे। ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम 1, ए की पावर h बाय 2 माइनस 1 माइनस h बाय 2 अपॉन h स्क्वायर, ये बन रहा है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट एग्जिस्ट करानी है तो ये तो कर जाएगी भाई एक्सपेंशन से, कितनी करेगी वो भी बता सकते हो जल्दी से, ये तो एक्सपेंशन से बता दो जल्दी से, एलएच से बता दो, नहीं तो एलएच है एक्सपेंशन है, इतने तरीके हैं हमारे पास। हाँ भाई, तो 1 प्लस एच बाय 2 प्लस एच बाय 2 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, माइनस 1 माइनस एच बाय 2, ये पूरा कैंसिल ही हो रहा है, 1 कैंसिल एच बाय 2 कैंसिल, फिर एच स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ गया 1 बाय 2 का स्क्वायर 1 बाय 4 अपॉन 2 1 बाय 8। इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो एल एच है, एल एच लगा देना, उससे भी आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमें पहले बताना पड़ेगा इसकी लिमिट एग्जिस्ट करना जरूरी है, तो जैसे आप h को 0 पुट कर रहे हो बन क्या रहा है, फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट b साइन इनवर्स c बाय 2 माइनस 1 बाय 2, ये कितना होना चाहिए 0, ये जरूरी है फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट, ये जरूरी है कि ये b साइन इनवर्स c बाय 2 कितना बच रहा है माइनस हाफ,
ये कितना हो 0, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बनता है तो लिमिट तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब न्यूमरेटर भी 0 बन रहा हो, तो वो 0/0 फॉर्म बने और सॉल्व करके कुछ वैल्यू आ जाए। वैल्यू आनी चाहिए 1/8। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये, एक यहाँ से भी आ रही थी कुछ, b sin इनवर्स c/2 की वैल्यू हाफ, ये सेम सेम आ गया, ये तो वही चीज आ गई, तो कुछ नया नहीं मिला। ठीक है भाई, तो अब सॉल्व करने की बात है, इसको सॉल्व कर लो इक्वल टू 1/8 करके, ये तो सेम ही आ गया, इसमें कुछ नया नहीं मिला। तो यहां से हम लिख रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 b साइन इनवर्स ऑफ c माइनस h/2 माइनस 1/2 अपॉन माइनस h इक्वल टू 1/8 करके सॉल्व करना है। यहां से वो b और c में एक रिलेशन, तो क्या आ रहा है, कैसे सॉल्व करें, LH, LH के अलावा और कोई नहीं है, सब्स्टिट्यूशन, कौन सा सब्स्टिट्यूशन, इसको कुछ थीटा लेट करोगे ऐसा, क्या फायदा है, LH लगा दो भाई, नीचे एक H है ना, LH लगा दो। अरे इससे साइन इनवर्स का एक्सपेंशन लिखा है क्या, नहीं, ठीक है तो फिर LH लगा दो, ठीक है सबसे सही तो फिर वही है, 1/2 भी गायब हो जाएगा, b वैसे भी कांस्टेंट है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लिख दो, ओके, और उसके बाद नीचे वाला h तो गायब हो गया, h की जगह 0 रख दो, उससे देखो क्या आ रहा है, एक स्टेप में लगा दें LH, b साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ, डिफरेंशियल का फॉर्मूला तो याद है ना, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चेन रूल, c माइनस h/2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू h इज माइनस हाफ, माइनस 1/2 का हो गया 0, नीचे h का हो गया -1, अब h की जगह रख देना भाई, देखो ये 1/8 के बराबर चल रहा है, तो वहां से b और c में वो रिलेशन आ जाएगा जो प्रूव करना है, ये तो आ ही चुका है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, बस और भी कुछ रह गया है, आंसर मैच नहीं कर रहा है 8 का है, 11.14 fx दिया है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल 0 to 2 देन द वैल्यू ऑफ a plus b plus 10, तो a और सॉरी इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल, तो कहाँ कहाँ चेक करोगे आप, एक तो 1 पे और दूसरा, और कोई डाउटफुल पॉइंट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों लिखनी पड़ेगी ना, डिफरेंशिएबल बोला है तो कंटिन्यूस भी होना ही चाहिए, कंटिन्यूटी से कोई रिलेशन बन रहा है, देखो 1 पर वैल्यू कितनी आ रही है साइन पाई, वो तो 0 हो गया, प्लस a प्लस बी, तो LHL तो आ रहा है a प्लस बी, फंक्शनल वैल्यू a प्लस बी आ रही है, फंक्शनल वैल्यू 1 पर राइट हैंड लिमिट देखो तो cos पाई x cos पाई -1 -2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 π/4, तो a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस π/4, तो एक रिलेशन तो यहीं से आ गया, बस किसी का भी मैच नहीं कर रहा है, तो f(1) कितना आ रहा है a प्लस बी, और f(1) प्लस आ रहा है यहां से -2 प्लस π/4, एक रिलेशन बना है तो नंबर 1। अच्छा हाँ, a प्लस बी प्लस 10 ही तो पूछा है, तो डिफरेंशिएबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ी इसके अकॉर्डिंग, a प्लस बी प्लस 10 इज इक्वल टू 8 प्लस π/4, ठीक है भैया बिल्कुल सही है, तो आंसर मैच नहीं कर रहा ना, तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं इसका, वो कुछ आई थिंक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है इसमें, मतलब जो कुछ बनाना चाह रहा है वो बन नहीं पाया, बात ये है ना, कंटिन्यूटी से आ गया ना, तो डिफरेंशिएबिलिटी की जरूरत कहाँ पड़ रही है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव होता तो फिर हो सकता था कि पॉसिबल ही नहीं है, या तो एग्जिस्ट ही नहीं करे, एक ऑप्शन ऐसा बना दे, नॉट पॉसिबल, नन ऑफ द टू, नन ऑफ अबोव, नन ऑफ दीज, ऐसा कुछ, अदरवाइज तो जो है फिर यही है, ओके। और एफ सेक्शन में F3 1 पर वैल्यू दे रखी है f(n+1), ये तो सीक्वेंस ही बन जाएगी ना पूरी, नहीं n greater than equal to F6 सीक्वेंस बन रही है ना, वैल्यू पुट कर दो,
1 पे वैल्यू दी हुई है, n इक्वल टू 1 पुट करो f2 आ जाएगा, 2 पुट करो f3 आ जाएगा, 4 पुट करो 5 पे आ जाएगा, 5 पुट करो 6 पे वैल्यू आ गई, खत्म है। इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट। और f में और कोई? नो, बस इतना ही। चलो ठीक है, फिर आज इतना करते हैं, एक दिन के लिए काफी है ना। नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे जो दे रखे हम, एक्सरसाइज 3, पहले पार्ट 2 देन पार्ट 1 पूरा डीपीपी करना है, सब करना है अपन को ना। चलो ठीक है भाई, हमारा अभी एओडी स्टार्ट ही हुआ है, क्या बात कर रहे हो? कल कल स्टार्ट ही तो हुआ है एओडी। एग्जाम का तो कोई ठिकाना है नहीं अभी, है? अभी तो फॉर्म का ठिकाना नहीं है तो। हाँ? कब होगा सिलेबस? हम बताओ कब कराना है, डेट बता दो। हाँ? तब तक करवा देंगे। देखो या तो डेट बता दो या फिर वो हम पे छोड़ दो, है ना? हाँ तो बस ठीक है। हाँ तो डेट बताओगे तो फिर देखना, फिर कम तो करा देंगे, देखो। हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस कम कराना कोई बड़ी बात थोड़ी है ना। चलो तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कल अपन ने खाली फॉर्मूले लिखे थे, टेंजेंट नॉर्मल कैसे फाइंड करना है वो तो सीखा था, क्वेश्चंस नहीं किए अभी तक। क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ, ओके? और ज्यादा मजे ना लो, ठीक है? नहीं तो फिर क्या है, बाद में दुनिया मजे लेगी तुम्हारे। क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, एक सब्जेक्टिव है, एक से शो दैट द सम ऑफ intercept, show that the sum of intercepts of the tangent at any point to the curve root x plus root y equal to root a on the coordinate axis is constant. On the coordinate axis is constant. मतलब में से निकाल सकते थे, find the sum of intercepts of any tangent at a point to the curve on the coordinate axis. दो coordinate axis, दो axis, दोनों पे intercepts का sum constant है, बताना है कितना है, वो अपने आप आ जाएगा। x और y वेरिएबल है, a कांस्टेंट है, a इज ए स्केलर, नॉन नेगेटिव स्केलर, है ना। तो अब देखो बात ये है कि टेंजेंट की बात करें किसी भी पॉइंट पर, तो हमें पॉइंट दिया हो तो हमें टेंजेंट फाइंड करना आता है, पॉइंट नहीं दिया है, इन जनरल बात करें किसी भी पॉइंट पर। दूसरी बात क्या है, टेंजेंट के इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो किसी भी लाइन के आपको इंटरसेप्ट बताने हैं, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, तो कैसे बता सकते हो? उसकी इक्वेशन पता हो तो बता सकते हो, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट होते क्या है हमें पता है ना। एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है, तो वो इक्वेशन पता होगी तो हम बता देंगे। इक्वेशन पता नहीं है तो पहले पता करनी पड़ेगी, और इक्वेशन बताने से पहले आपको वो पॉइंट लेट करना पड़ेगा, राइट? तो लेट x1 y1, कोई भी पॉइंट ले लो अपनी मर्जी से, x1 y1 बी अ पॉइंट ऑन कर्व। तो जैसे आप पॉइंट लेट करते हो तो सबसे पहला काम तो ये कि उस इक्वेशन में पुट कर दो,
एक रिलेशन आपके पास मिल जाएगा x1 और y1 में। ऐसा जब भी आप कोऑर्डिनेट लेट कर रहे हो, दोनों कोऑर्डिनेट अननोन ले रहे हो x1 y1, तो इक्वेशन में जरूर पुट करें, एक रिलेशन हमेशा रहेगा ये। अब पॉइंट पता लग गया, जिस पॉइंट पे हमें टेंजेंट लिखनी है, तो टेंजेंट लिखने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, पॉइंट है, स्लोप चाहिए, डिफरेंशिएट करो, स्लोप निकालो और पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिख दो। तो लिखते हैं भाई वापस कर्व की इक्वेशन, जहां से हमें स्लोप मिलेगी बाय डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, रूट y का 1/2 रूट y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल। ए स्केलर है तो डेरिवेटिव 0, यहां से आ जाएगा dy बाई डी एक्स। और उस पॉइंट पे बताना है जहां पे टेंजेंट लिख रहे हैं, तो x और y की जगह x1 y1 पुट कर देना है। तो अच्छी सी स्लोप आ रही है क्या, देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ y अपॉन रूट ऑफ x। तो यहाँ पे लिख दो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। तो बस यहाँ पे रूट ऑफ y1 अपॉन रूट ऑफ x1 लिखेंगे अपन। स्लोप आ गई, पॉइंट सेम x1 y1 लेना है, इक्वेशन लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट स्लोप फॉर्म है y माइनस y1 इक्वल टू m, दैट मींस रूट ऑफ y1 माइनस में अपॉन रूट ऑफ x1 इंटू x माइनस x1। इसको कोई सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अपन को डायरेक्ट इंटरसेप्ट चाहिए, वो निकाल लेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 रख दो, y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 रख दो, दोनों इंटरसेप्ट आएंगे, कितना कितना आ रहा है देख लो। ऑन पुटिंग y इक्वल्स टू 0 विल गेट x इंटरसेप्ट, और कितना है, माइनस कैंसिल, रूट y1 कैंसिल, तो रूट y1 इंटू रूट x1 प्लस रूट प्लस x1, तो ये बनेगा रूट x1 कॉमन लेने के बाद रूट ऑफ y1 प्लस रूट ऑफ x1, और इसकी वैल्यू तो हमें पहले से पता है, यहां से ये आ जाएगा इंटू रूट ऑफ ए, ये x इंटरसेप्ट है, ठीक है ना। टेंजेंट का इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस ऐसे ही मिलता है किसी भी लाइन के लिए, उसी में एक बार x को 0 रख देंगे और y निकाल लेंगे, तो ये y इंटरसेप्ट होगा, यहाँ से x को 0 रखने पर आएगा y1 प्लस रूट ऑफ y1 इंटू x1 अपॉन रूट x1 मीन्स रूट ऑफ x1, यहां से फिर रूट y1 कॉमन, और ये आ जाएगा रूट ऑफ y1 प्लस रूट ऑफ x1, अगेन रूट ऑफ y1 प्लस रूट ऑफ x1 को आप लिख दोगे रूट ऑफ ए, ये आ गया y इंटरसेप्ट। हमें चाहिए था इनका सम, तो सम ऑफ इंटरसेप्ट, सम ऑफ इंटरसेप्ट आ रहा है रूट ऑफ x1 इंटू रूट ए प्लस रूट ऑफ y1 इंटू रूट ऑफ ए, कॉमन आया रूट ए, बचा रूट ऑफ x1 प्लस रूट ऑफ y1, दैट मीन्स अगेन बन जाएगा ये रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ ए, दैट मीन्स a विच इज अ कांस्टेंट। तो सीधा सीधा प्रोसेस है, एनी पॉइंट जब बोल दे अपनी मर्जी से पॉइंट लेट करो, टेंजेंट लिखना है, नॉर्मल लिखना है, डिफरेंशिएट करके स्लोप लिखनी है, इक्वेशन अपने आप बन जाएगी। उसके बाद जो जो भी कुछ बात चल रही है, इंटरसेप्ट की बात चल रही है, वो इंटरसेप्ट हमें पता है कैसे निकाले जाते हैं किसी भी लाइन के लिए, वो निकाल लिए। नेक्स्ट लिखे, नंबर सेकंड, if the line joining the points
0,3 and 5, minus 2 is a tangent to the curve y equal to c upon x minus 1. Then find c. हाँ, 1 ऐसा तो नहीं आना चाहिए. पॉइंट चाहिए 0.35 minus 2. ऐसा तो नहीं आना चाहिए. y equal to c upon x plus 1. ऐसे कोई आया? अभी तक नहीं आया. नो, यहाँ से भी नहीं आया. सबको ही बना रहा है. इतनी वैरायटी. भाई देखो, ये कंसेप्ट तो कुछ ऐसा है, कोई भी कर्व है y इक्वल टू सी अपॉन एक्स माइनस 1. तो बोल रहा है दो पॉइंट्स है, लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स, लेट्स से a एंड b. ये जो लाइन है वो कर्व की टेंजेंट है, तो किसी पॉइंट पे टेंजेंट होगी, है ना. तो वो पॉइंट p मान लिए. लेट पॉइंट p पे वो टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट p है. ठीक है. अब कंडीशन क्या पुट करे, इसे c की वैल्यू आ जाए. तो अब देखो स्लोप की बात कर लें. अब लेट कर लो, लेट p. p को कुछ लेट किया जाएगा, कर लो भाई. कुछ पॉइंट कोई कोऑर्डिनेट लेट करना पड़ेगा. x कोऑर्डिनेट अल्फा ले ले, y कोऑर्डिनेट यहीं से आ जाएगा, c अपॉन अल्फा माइनस 1. b दी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, y इक्वल टू c अपॉन एक्स माइनस 1. तो हम बस ये कर रहे हैं कि इसको डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल ले. तो एक काम ये कर सकते हैं अपन, dy बाई डी एक्स निकाल लो. ये आ जाएगा कितना, माइनस c अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर. ऐसा. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए गिवन पॉइंट, मतलब एट ए पॉइंट हमें लिखना आता है, एट p. तो आप लिख दोगे माइनस c अपॉन एक्स की जगह अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर. और यही स्लोप आप 2 पॉइंट फॉर्म में भी तो लिख सकते हो. AB की स्लोप
वो लिख दो। स्लोप ऑफ ए बी, तो ये आ जाएगा -c अपॉन अल्फा -1 होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी की स्लोप इज मतलब 3 -2 अपॉन 0 -5 दैट इज -1, ऐसा कुछ। तो सी और अल्फा में रिलेशन आया भाई, और क्या कर सकते हैं। लाइन और कर्व को सॉल्व करोगे तो उससे क्या मिलेगा भाई। हमने लाइन की इक्वेशन आप निकाल लो, लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो ना 2 पॉइंट फॉर्म में, और वो पॉइंट पी उस पर लाई करेगा, एक कंडीशन वहां से आएगी। तो यहां से पहले तो इसको लिख दें सही से, सी इक्वल टू अल्फा -1 होल स्क्वायर, एक रिलेशन बनाए, हमें तो सी चाहिए। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक तरह से ऐसा बोल देते हैं। एक काम और कर सकते हो आप, यहीं से इक्वेशन नहीं तो एसी की स्लोप, एपी की स्लोप लिख दो, उसको इसके इक्वल कर दो। स्लोप ऑफ एपी, स्लोप ऑफ एपी कितना होगा अभी, ये तो हमने डायरेक्ट -1 लिख दिया। स्लोप ऑफ एपी 2 पॉइंट फॉर्म में वापस, हाँ भाई, तो सी अपॉन अल्फा -1 -3 अपॉन अल्फा -0। तो यहां से एक रिलेशन और बनेगा, देखो क्या कुछ अलग बन रहा है क्या। एक तो आ रहा है सी इक्वल्स टू अल्फा -1 होल स्क्वायर, एंड इन दोनों को लेकर लिखे तो ये कितना बन रहा है, सी अपॉन अल्फा -1 -3 इक्वल टू माइनस अल्फा। दो रिलेशन बन गए, इक्वेशन की जरूरत नहीं है, टू इक्वेशन टू वेरिएबल, सी को एलिमिनेट करके निकाल लो, पहले अल्फा निकाल लो, अल्फा आ गया तो सी आ जाएगा, बात एक ही है। हाँ, सी को एलिमिनेट कर दे, अल्फा -1 होल स्क्वायर अपॉन अल्फा -1 -3 इक्वल टू माइनस अल्फा, अल्फा -1 -3 इक्वल टू माइनस अल्फा, अल्फा इक्वल टू 2, सही है, और सी इक्वल टू व्हाट, ये सही आ रहा है, चेक करना अभी, 1 ही आ रहा है, कैलकुलेशन सही है तो बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलती तो नहीं। डिफरेंशिएशन सही है, -c अपॉन x -1 होल स्क्वायर, स्लोप यही आएगी -c अपॉन अल्फा -1 होल स्क्वायर। ए बी की स्लोप सही है 5/-5 -1, और एपी की स्लोप हम लिखे हैं वो भी ठीक है, c अपॉन अल्फा -1 -3 अपॉन अल्फा -0 अल्फा, ठीक है। अब तो सही लग रहा है फिलहाल तो आंसर भी सही है इसके अकॉर्डिंग तो, ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन की जरूरत नहीं है इसमें ना। हम बीपी की स्लोप भी लिख सकते थे, मतलब यहीं से सारा काम हो रहा है, स्लोप से, ओके। देन नेक्स्ट लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर, इफ the tangents are drawn to the curve करने में कर जाए भाई, पर फिर वो उसी वो पॉइंट से कॉन्साइड कर जाएगा ना भाई। आप क्या बोल रहे हो, कर्व पे भी लाई कर जाए और वो टेंजेंट उस पॉइंट पे भी है, तो एक साथ का होने का मतलब तो क्या हुआ, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही हो गया। हाँ, तो फिर क्या ऐसा हो रहा है देख लो, मतलब वो तो आंसर जो है उसके अकॉर्डिंग पता लग जाएगा ना। टू द कर्व y इक्वल टू साइन x, देन फाइंड द locus of the point of contact, locus of the point of contact, इसको बता दो जल्दी से।
इसका आंसर गलत क्यों दे रखा है भाई? आंसर तो सही आना चाहिए। 035 - 2 C/, अच्छा ठीक है, हाँ सही है। आंसर तो डिफरेंट आ रही है, क्वेश्चन चेंज हो गया। सही, डेटा चेंज हुआ इसलिए हम गलत बता रहे थे। ओके, तो ये तो है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि अच्छा, द टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द कर्व y इक्वल टू sin x, पूरा तो लिखे फ्रॉम ओरिजिन, वैसे कैसे बता देंगे नहीं तो है। टेंजेंट्स आर ड्रॉन कहां से बता तो चले, ओरिजिन से अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का लोकस बताना है भाई, ऐसे कैसे बताएंगे नहीं तो ओरिजिन से टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का लोकस चाहिए उसको लेट कर लोगे, ओरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ओरिजिन भी टेंजेंट पे लाई कर रहा है, तो फिर वही तरीका है, एक पॉइंट आपको दिया हुआ है तो आप स्लोप निकालोगे डिफरेंशिएट करके, है ना, और 2 पॉइंट फॉर्म में भी स्लोप लिखोगे, स्लोप तो बराबर ही होगी चाहे आप कैसे भी निकालो। दूसरा वो पॉइंट जो आप लेट करोगे वो कर्व पे भी लाई कर ही रहा होगा, बस ठीक है। तो लेट पी एच के बी दी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और जैसे आप ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेट करते हो, अगर आप दोनों कोऑर्डिनेट अननोन रखते हो तो आपको पहले इक्वेशन में पुट कर देना है, कर्व पे भी लाई कराना है, या तो आप ऐसे लेट करो तो आपको कर्व में पुट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये कर्व की इक्वेशन को देखकर ही आपने ऐसा लिखा था, लेकिन जब हम दोनों कोऑर्डिनेट अननोन ले रहे हैं तो इक्वेशन में भी पुट कराना है, तो ये आ जाएगा k इक्वल टू साइन एच, एक रिलेशन ये रहेगा अपने पास। ओके, या तो आप लेट ही ऐसे करो जैसे अल्फा कोमा साइन अल्फा, ऐसे तो अलग बात है, पर हम एच कोमा के इसीलिए लिए क्योंकि हमें लोकस निकालना है। अच्छा, अब इसके बाद स्लोप निकालना है टेंजेंट की, तो उसके लिए आपको कर्व को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स इजिली मिल जाएगा cos x। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p, ये आ जाएगा व्हाट, cos h, सिंपल। और यही टेंजेंट की स्लोप हम 2 पॉइंट फॉर्म में भी निकाल लेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म में मतलब स्लोप ऑफ ओपी, वो ओरिजिन है, ओरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ओरिजिन भी टेंजेंट पे लाई कर रहा है, पॉइंट पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ही सही, तो वो दोनों पॉइंट टेंजेंट पे है, तो उन दोनों पॉइंट्स को लेकर स्लोप निकालेंगे तो भी सेम आना चाहिए, वो निकाल लो कितना आ रहा है, cos s तो ये डेरिवेटिव से आया, और ये 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लो तो ये k बाय एच आएगा, ठीक है ना। अपना काम है एच और के में रिलेशन फाइंड करना, तो हो जाएगा काम, साइन है कॉस है, निकाल लो रिलेशन, इजीली मिल जाएगा भाई। हम्म, वैसे देखा जाए तो एच और के में रिलेशन ये भी है, बट हमने क्या इसको वैसे बना दिया है सब्जेक्टिव, वैसे बोलना सही नहीं है, जो हम काम कर रहे हैं वो टेक्निकली सही नहीं है, पर ठीक है किया जा सकता है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर एच प्लस कॉस स्क्वायर एच, ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, तो ये 1 बन गया, और ये आ रहा है एच स्क्वायर के स्क्वायर, एज इट इज लिख देते हैं, लोकस ऑफ एच के इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे चाहो वैसे लिख दो। तो वैसे तो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसमें लोकस निकालना का मतलब ये होता है कि हमें एच और के में रिलेशन चाहिए,
विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अननोन पैरामीटर, जो भी हमने लेट किया हो। हमने कुछ लेट किया ही नहीं। हाँ, तो वैसे तो हम एलिमिनेट उसी को करते हैं जो हम लेट करते हैं, या क्वेश्चन में बोला जाता है कि ये पैरामीटर है, जैसे वो बोल देता है कि ये पैरामीटर है तो वो एलिमिनेट करना होता है। अब यहाँ पे तो हमने किसी को एलिमिनेट थोड़ी किया, हमने तो सिंपली देखा जाए तो रिलेशन तो ऑलरेडी आ चुका है वैसे तो अपने पास एच और के में, वैसे तो इसको भी लोकस बोल सकते हो ना। बस क्या हुआ, हाँ फर्स्ट वाले को भी बोल सकते हो, मतलब वही है कि हमारे पास लोकस चाहिए तो लोकस तो एच और के में रिलेशन होता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो वैसे हमें जो फाइंड करना था एक्चुअल में सब्जेक्ट वैसा था, प्रूव दैट वाला, शो दैट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन दिस कर्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो बात वही होगी ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसी कर्व पे लाई कर रहा है, तो वो कर्व जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का लोकस ही तो कहलाया। कोई पॉइंट जिस कर्व पे लाई कर रहा है तो वो कर्व को हम उस पॉइंट का लोकस ही तो बोलते हैं। वही बात है। क्या हुआ, किस टाइप का होगा, कोई स्टैंडर्ड कर्व तो नहीं, ठीक है। स्टैंडर्ड कर्व पूछ रहे हो, नाम पूछ रहे हो कर्व का, है यही पूछना चाह रहे हो, कर्व का नाम। वो ये रहा कर्व, देखो नाम जो देना चाहो दे तो भाई, नामकरण आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो अच्छा लगे नाम दे देना भाई। हाँ भाई, हाँ मतलब बहुत सारे, इसीलिए तो बोला गया है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का लोकस की बात आई तो मतलब अलग अलग पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट होंगे, क्योंकि आप बना सकते हो ना बहुत सारी टेंजेंट उसके अकॉर्डिंग तो। लेकिन बात यह है कि टेक्निकली फिर वो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ओरिजिन साइन एक्स पे भी लाई कर रहा है, वाई इक्वल टू साइन एक्स पे। तो जब आप टेंजेंट बनाने जाओगे ना, तो वो टेंजेंट किसी पॉइंट पे टच कर रही है, इसलिए आप टेंजेंट बोल रहे हो, पर एक्चुअल में वो कट भी कर रहा है ना। तो वो वाली बात है। तो अपने तो लोकस लिख दिया उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे फोर्थ, इफ टेंजेंट एट पॉइंट 1,1 on the curve y square equal to x into 2 minus x square meets the curve again at point q, then find the coordinates of q. हाँ, एक पॉइंट पे टेंजेंट दोबारा जाके उस कर्व को किसी दूसरे पॉइंट पे मिल रही है क्यू पर, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स बताने। इस टाइप के क्वेश्चंस को जिस तरह से आ सकते हैं, टेंजेंट एट अ पॉइंट इज नॉर्मल एट अनदर पॉइंट, ऐसा भी हो सकता है। अभी ऐसा नहीं बोला है, सिंपली बस मीट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक तरह से। तो क्या किया जाए इसमें, देखो कुछ रफ पिक्चर की बात करें तो कर्व जो है हमें स्टैंडर्ड कर्व तो नहीं है, कैसा भी कर्व मान लो ऐसे, तो ये कोई टेंजेंट होगी किसी पॉइंट पे, पॉइंट पी पे टेंजेंट दोबारा जाके कर्व को मिला क्यू पर, ऐसा कुछ। अच्छा, इसमें मीट्स द कर्व अगेन, इसका मतलब हमने ऐसा मान लिया कि वो कट कर रहा है, हो सकता है वो दोबारा टच भी कर रहा हो, वो तो बाद में पता लगेगा जब सॉल्व करेंगे, है ना। तो पॉइंट दिया है पी, इसको पी बोल देते ना, पॉइंट पी है ये 1,1 कर्व पे लाई कर रहा है, उस पॉइंट पे टेंजेंट लिख दो, टेंजेंट लिख सकते हैं ना, पॉइंट दिया है। हाँ बिल्कुल, जल्दी से बताओ। 2,0, 4,4, अलग अलग आंसर जा रहे हैं, आंसर तो दोनों में से कोई भी सही नहीं लग रहा है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू 2 माइनस एक्स का स्क्वायर है ना। हाँ सही है, तो पॉइंट तो भाई कुछ अलग आएगा। पहले काम करो, टेंजेंट की इक्वेशन तो निकाल लो इजीली,
पॉइंट पता है, डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालो, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी ना। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू 2 माइनस एक्स का स्क्वायर है, डिफरेंशिएशन इजीली हो जाएगा। इतना तो करे कम से कम, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स 2 इंटू 2 माइनस एक्स फिर -1, ऐसा आएगा डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। प्रोडक्ट रूल लगा दिए हम, और dy बाई डी एक्स लिख दो यहां से। तो ये dy बाई डी एक्स बनेगा इक्वल टू 2 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन 2y। तो स्लोप पूरा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है ना, हमें डायरेक्ट वो एक्स वाई की जगह 1 1 रखना है एट p। तो कितना आ रहा है ये 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 कितना आया 1 2 1 माइनस 2 माइनस 1 बाई 2। सही है। तो स्लोप आ गई टेंजेंट की, पॉइंट पता ही है, इक्वेशन लिख दो, और वही टेंजेंट दोबारा जाके कर्व को मिल रही किसी पॉइंट को, तो दोबारा कर्व के साथ सॉल्व कर लो और पॉइंट बता दो। देखो क्या आ रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p, तो आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू माइनस हाफ इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन को कर्व की इक्वेशन के साथ सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 2 वेरिएबल, इसको एलिमिनेट किया जाए, y को एलिमिनेट कर दे, यहां से आ रहा है माइनस एक्स बाय 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस 3 बाय 2। ऐसा सही है क्या? और थोड़ा सही से लिखे तो 2y बराबर माइनस एक्स प्लस 3। y को एलिमिनेट कर दें डायरेक्ट, x को करें, क्यों? आसान होगा, x में आसान नहीं होगा। y की वैल्यू हम लिख रहे हैं, देखो भाई किसी को भी एलिमिनेट करो। अच्छा, y को एलिमिनेट इसलिए करने में आपको लग रहा है, चलो हटाओ, किसी को भी कर लो वैसे, y को एलिमिनेट कर दो, एक ही जगह से करना पड़ेगा ना भाई, x तो दो जगह इधर भी है और 2 माइनस एक्स भी है, x को एलिमिनेट करो, दो जगह रखनी पड़ेगी वैल्यू, y को एलिमिनेट करो, एक ही जगह रखनी पड़ेगी। तो y इक्वल टू 3 माइनस एक्स बाय 2 फ्रॉम कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व, वहां इसकी वैल्यू पुट कर दे, y की जगह 3 माइनस एक्स बाय 2 होल स्क्वायर इक्वल टू x 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। ऐसा इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसी इक्वेशन बन रही है? क्यूबिक इक्वेशन बन रही है। जरा देखो कैसी बनी जल्दी से। ये 4 इधर आएगा, इधर एक्स क्यूब, 4x क्यूब आ रहा है, सही है ना, एक्स क्यूब इंटू 4। और एक्स स्क्वायर में क्या क्या आएगा, इधर से एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, देखो एक माइनस 4x स्क्वायर बनेगा इधर, माइनस 4x स्क्वायर इंटू 4 माइनस 16x स्क्वायर, और इधर से एक्स स्क्वायर, उधर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 17x स्क्वायर। सही है, चेक कर लेना। x वाली टर्म इधर से आएगी 4x इंटू 4 16x, इधर 16x है और इधर माइनस 6x है, उधर गया तो प्लस 6x, तो 16 प्लस 6 22x, कांस्टेंट पार्ट इधर से बचेगा 9, उधर आया तो माइनस 9। ऐसा है। तो देखो ये 3 डिग्री की इक्वेशन बनी, सॉल्व करना है x के लिए। कैसे सॉल्व करते हैं? हिट एंड ट्रायल। तो हाँ, इसमें इतना दिमाग लगाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कर्व की इक्वेशन को टेंजेंट की इक्वेशन के साथ सॉल्व कर रहे हो, और आपको पहले से उसका सॉल्यूशन पता है। ये वाला पॉइंट, ये तो पहले से पता है ना। आप टेंजेंट की इक्वेशन को कर्व की इक्वेशन के साथ सॉल्व करोगे, क्या मिलेगा? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां जहां वो मिल रहे हैं, तो पॉइंट पी पे मिल ही रहे हैं ना, पहले से पता है अपन को। तो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना था 1, वो डेफिनेटली इसको सेटिस्फाई करेगा, करके देख लो।
और वो भी आप इतना और बता सकते हो 2 बार करेगा, इतना ही नहीं। क्यों? टच कर रहा है, जहां वो टच करता है वहां पे रिपीटेड रूट होते हैं, तो x इक्वल टू 1 इसका रिपीटेड रूट है। तो आप भले डिवाइड करके जैसे निकालना चाहो वैसे निकाल लो, नहीं तो आप इसके रूट लेट कर सकते हो। इसके रूट होंगे 1 1 कॉमा अल्फा। 1 विल बी द रिपीटेड रूट ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि वो वहां पे टच कर रहा था। ये चीज पता है ना? बताया भाई, क्वाड्रेटिक के टाइम पे बता देते हैं, जहां पे वो टच करता है, जब ग्राफ भी बनाया अपन ने, यहाँ टच करता है वहां रिपीटेड रूट आते हैं। तो ऑब्वियसली 3 डिग्री की इक्वेशन है, 3 रूट होंगे, जिसमें से एक बार तो वो टच कर रहा है, तो 2 रूट वहां पे आगे, बचा तीसरा रूट। अल्फा जो है वो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट है। तो जरा जल्दी से बताओ, इजीली बता दोगे तो। अल्फा सम ऑफ रूट से बता दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट से बता दो। प्रोडक्ट से बता देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये आ जाएगा अल्फा इंटू वन इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 9/4। अल्फा की वैल्यू आ गई 9/4। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, ये ठीक है। हाँ। अब y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, टेंजेंट की इक्वेशन से निकाल लो, इजीली आ जाएगा। y इक्वल टू 3 माइनस अल्फा/2, 3 माइनस 9/4/2, कितना है? 3 माइनस 12 माइनस 9, 3/8। सही है क्या? तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए 9/4, 3/8। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, एनीवन? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? नेक्स्ट लिखे। अब ये चीज देखो, अब या तो आप हिट एंड ट्रायल लगाते तो वैसे करना पड़ता, अब यहाँ पे बस इसको यूज कर सकते थे जल्दी से आंसर लाने के लिए। ये तो टेंजेंट था, अगर इसे नॉर्मल होता तो फिर नॉर्मल के लिए भी वही काम करते, लेकिन बस वहां पे रिपीटेड रूट नहीं लेते। जैसे यहाँ पे हमने टेंजेंट की बात कर रहे हैं, टेंजेंट एट पी मीट्स द कर्व अगेन एट क्यू। अगर ऐसा होता नॉर्मल एट पी मीट्स द कर्व अगेन एट क्यू, तो वहां पे भी एक बार एक रूट लेते हैं आप यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो भी है भाई 5 लिख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें लिख देना फॉर द कर्व y इक्वल्स टू b इंटू एक्स पावर a, e की पावर x बाय a, show that the length of subtangent is constant and the length of subnormal varies as square of ordinate। पहले तो ये बता दो जल्दी, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, कुछ और लिखते हैं। क्या हो गया? यही काम रह गया क्या? हम्म। हाँ हाँ, कांस्टेंट ए एंड बी आप बोथ स्केलर्स ना, ए और बी के टर्म्स में आ जाएगा, तो कुछ बोल देना कांस्टेंट है। बाकी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और सब नॉर्मल ये तो फॉर्मूला है, आपको उसके लिए पॉइंट लेट करना पड़ेगा, है ना? या तो पॉइंट लेट कर लो, नहीं तो एक्स वाई के टर्म्स में चल रहे तो लेट भी आप कर रहे हो तो एक्स वाई लेट करते रहो।
कोई फर्क नहीं पड़ना ना। आप अलग से पॉइंट लेट करो, फिर कर्व की इक्वेशन में रख के फिर एक रिलेशन बनाओ x1 y1 या अल्फा बीटा जो भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक्स वाई चलने दो, लेट एक्स वाई एक्स कॉमा वाई बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट है उस तरह से, है ना। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, ये लिख देना है, क्योंकि आपको क्या है, नॉर्मल सब नॉर्मल हो, सब टेंजेंट हो, नॉर्मल हो, टेंजेंट हो, लेंथ के लिए फॉर्मूला जो है उसमें दो ही चीजें चाहिए, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट। 4 फॉर्मूले थे, चारों में हमने ये देखा था कल। तो आपको सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx निकालना है, वो इजीली आ जाएगा वो तो, e की पावर x बाय ऐसे। थोड़ा और सिंप्लिसिटी के लिए आप एक काम कर सकते हो, b बाय ए ई पावर x बाय ए, b इंटू ई की पावर x बाय ए को तो आप वापस क्या लिख दो, y। ये ठीक है। अब भले आपने अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कुछ पॉइंट लेट किया है तो यहाँ पे रख देना y की जगह, और अगर यहाँ छोड़ दिया हो तो x की जगह रख देना, जो भी आपने पॉइंट लेट किया हो। हमने मान लिया है पॉइंट क्या है, x, y। तो अब उसके अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या था, मॉड ऑफ y अपॉन m, ये m ही तो है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट, y अपॉन m इज इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ a। तो है तो स्केलर कांस्टेंट, फर्स्ट पार्ट मिल गया, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज ए कांस्टेंट, ओके। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये भी फॉर्मूला है, वो आता है मॉड ऑफ y इंटू m, y इज द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एंड m इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो my इधर से पुट कर दो, m की वैल्यू ये हो जाएगा y अपॉन a, दैट मीन्स ये आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन मॉड a। उसने बस ये बोला था कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल जो है वो वेरी कर रहा है एज द स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट, मतलब स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट के प्रोपोर्शनल है, कहने का मतलब y स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गया, यही था जो हमें प्रूफ करना था। इसमें बताओ कोई दिक्कत, टाइम एनीवन, फॉर्मूला याद है तो इजीली बता देंगे, और ये ऐसे फॉर्मूला आपको याद रखना लास्ट तक, है सिंपल सा। चलो, लेट एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8, एक्स लेस देन 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which touches both the branches of y equal to fx। ये हमने टेंजेंट नॉर्मल पढ़ लिया, एट ए पॉइंट फ्रॉम ए पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से भी कैसे निकालना है, सीधा सीधा प्रोसेस है। अब यहाँ पे जैसे इस तरह से बोला गया, दो ब्रांचेस बनेंगी ना इसमें, क्योंकि दो डेफिनेशन है एफ एक्स की, तो एक लाइन है जो दोनों ब्रांचेस को टच कर रही है, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दो कर्व है एक तरह से, दोनों की कॉमन टेंजेंट है, ये बोला जा रहा है। एक को आप नाम बदल दो, जैसे एक को जी एक्स बोल दो, एक को एच एक्स बोल दो, जी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर एंड एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8, ऐसा भी बोल सकते हो आप। तो ये दो कर्व है अलग अलग, एक्स लेस देन 0 के लिए एच एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 8, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, तो इन दोनों कर्व की कॉमन टेंजेंट पूछ रहा है एक तरह से, अलग अलग देखकर बोल दे फाइंड द कॉमन टेंजेंट, या इस तरह से बोल दिया, बात एक ही है। तो इन जनरल तो हमारे पास अप्रोच क्या होगी, या तो देखो स्टैंडर्ड अगर कोई कर्व आ जाता है, स्टैंडर्ड कर्व में स्टैंडर्ड कोनिक आ जाते हैं, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, तो उसका एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है, आपको एक के लिए इक्वेशन लेट करनी है और दूसरे के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई करनी है, सिंपल। क्योंकि जब भी आप लेट करते हो तो नॉर्मली स्लोप फॉर्म में लेट करते हो, जैसे सर्कल में हमने पढ़ लिया,
स्लोप फॉर्म में अगर अपन को टेंजेंट की इक्वेशन लेट करनी हो सर्कल में तो क्या लेट करते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, पर प्रोवाइडेड कि सेंटर ओरिजिन हो, है ना। पर सर्कल में हम नॉर्मली लेट करते ही नहीं है इस तरह से, है ना। सर्कल के लिए मोस्टली अपन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ही अप्लाई करते हैं, वो आसान होता है। अभी तक हमने और कोई कॉनिक तो पढ़ा नहीं। वैसे तो ये पैराबोला है, अगर आप बनाओ तो ये दोनों पैराबोला है, बना के देख लो। माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा बनेगा एक्स लेस देन जीरो के लिए, ऐसा। ये जी एक्स का ग्राफ हो गया। एच एक्स एक्स स्क्वायर प्लस है, अपवर्ड पैराबोला, जीरो पे वैल्यू 8 है, राइट साइड में बनेगा, ये एच एक्स है। तो एक लाइन है जो दोनों की टेंजेंट है, तो कुछ इस तरह से बना रहे हो, ऐसी लाइन होगी कोई। हाँ हाँ, ये ओपन ही है, चलो ठीक है। तो ऐसा कुछ कोई लाइन है जो दोनों को टच कर रही है, ये एच एक्स है, ये जी एक्स है। इन जनरल हमारे पास क्या अप्रोच है फिर, आपको ये दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेट करने पड़ेंगे दोनों कर्व पे, और फिर कोई भी एक पॉइंट निकाल लो, कोई भी क्या, दोनों पॉइंट निकाल लो। तो कंडीशंस क्या होंगी दोनों पॉइंट निकालने के लिए, स्लोप्स, है ना। तो लेट ए, अब ए को कैसे लेट कर रहे हैं, ऐसे अल्फा वाई कोऑर्डिनेट यहीं से आ जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर बी ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन जी एक्स, एंड बिल्कुल इसी तरह से एच एक्स के लिए भी लेट कर लो बी, उसके लिए नाम देते बीटा, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट यहीं से आ जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस 8 बी दी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन एच एक्स। मतलब अलग अलग ब्रांचेस पे एक तरह से अपन ने एक एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेट किया। इन जनरल ये अप्रोच है, जो दो कर्व की कॉमन टेंजेंट पूछी जाएगी दोनों पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेट करना है। दो अननोन है अल्फा और बीटा, जैसे अल्फा बीटा आ जाएगा तो फिर इक्वेशन आ ही जाएगी टू पॉइंट फॉर्म में, या फिर कोई एक पॉइंट निकाल लो और साथ में स्लोप निकाल लो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं। तो अब अल्फा बीटा निकालने के लिए कंडीशंस क्या है, स्लोप की। हमने एक्सटर्नल पॉइंट से भी टेंजेंट के लिए कंडीशन जिस तरह से लिखी है, एक डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालते हैं और टू पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकालते हैं, यहाँ पे भी वैसे ही है। तो फॉर जी एक्स फर्स्ट वाले के लिए देखा जाए तो स्लोप यहां से आएगी एक, तो डी वाई बाई डी एक्स ये आ जाएगा माइनस टू एक्स। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए ये कितना आ जाएगा, माइनस टू अल्फा। फिर दूसरे कर्व के लिए सेकंड डेफिनेशन के लिए y इक्वल टू एच एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 डी वाई बाई डी एक्स इजिली आ गया 2x। इसके लिए लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट बी, तो ये आ जाएगा 2 बीटा। अब कहीं से भी निकालो स्लोप तो सेम ही रहने वाली है एक लाइन की। तो अब ये कंडीशन आ रही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 अल्फा, अच्छा एक और स्लोप ऑफ ए बी ऐसे निकाल लो, ए बी की स्लोप क्या होगी, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, तो बीटा स्क्वायर प्लस 8 माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस अल्फा। तो अब कंडीशन ये है कि स्लोप चाहे कहीं से भी निकालो वो आएगी तो सेम, दैट मींस चाहे फर्स्ट कर्व को डिफरेंशिएट करके निकाला माइनस टू अल्फा, इस सेकंड को डिफरेंशिएट करके निकाला टू बीटा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, या फिर टू पॉइंट फॉर्म से निकालो ये सब आपस में बराबर होंगे। तो आपको तो टू इक्वेशन टू वेरिएबल की तरह सॉल्व करना है, दो इक्वेशन बना दो। एक तो बहुत सिंपल सी बन रही है, इधर से टू टू कैंसिल, बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, किसको एलिमिनेट करना है, किसी को भी कर दो, बीटा इक्वल टू आ रहा है एक तो माइनस अल्फा, एक रिलेशन तो ये। दूसरा थर्ड के साथ लेना पड़ेगा किसी एक को, किसी को भी ले लो,
और बीटा को एलिमिनेट कर दो एंड 2 बीटा इक्वल टू ये अल्फा को भी कर सकते हो एलिमिनेट, डजंट मैटर। अल्फा स्क्वायर मीन्स बीटा स्क्वायर, बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा की जगह प्लस बीटा। इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या बन रहा है ये। 2 बीटा 4 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2 बीटा स्क्वायर प्लस 8। तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 8 4। तो बीटा की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 2। हम क्या लेंगे, बीटा की वैल्यू हमने कौन से कर्व पे लिया है, एच एक्स पे। एच एक्स किसके लिए डिफाइंड है, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ये बीटा की वैल्यू हम +2 लेंगे खाली, -2 नहीं लेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। जैसे बीटा आ गया तो इसका मतलब पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आ गए ना, 2 स्क्वायर प्लस 8 कितना हो गया 12। ये ठीक है, पॉइंट बी आ गया। तो भले आप पॉइंट ए निकालना चाहो निकाल लो, इजीली निकाल भी लोगे, बीटा आ गया तो अल्फा आ जाएगा। बट जरूरत नहीं है, आपके पास पॉइंट बी आ गया है, आप स्लोप लिख दो डायरेक्ट। स्लोप इज व्हाट 2 बीटा, 2 टू 4, स्लोप आ गई 4। पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिख दो, खत्म। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2 बीटा, दैट मींस 2 into 2 4। तो इक्वेशन लिख दे भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इजीली आ जाएगा y माइनस 12 इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो। तो इन जनरल जब भी दो अलग अलग कर्व्स के लिए कॉमन टेंजेंट फाइंड करनी आएगी, कॉमन टेंजेंट हो या कॉमन नॉर्मल हो या कुछ भी हो, इस तरह से आपको दोनों पर एक एक पॉइंट लेट करना है, इसी तरह से स्लोप में रिलेशन बनाने हैं, और फिर इसी तरह से पॉइंट ई के साथ स्लोप या 2 पॉइंट निकाल के इक्वेशन लिखनी है। कोई स्टैंडर्ड कोनिक हुआ तो हमारा काम आसान हो जाएगा, और वो आएगा तब की बात है, देखते हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी मिलेंगे अपन मंडे को, मंडे का होमवर्क पता ही है, एक्सरसाइज 3 रीजनिंग, रीजनिंग 3 डीबीपीज है ना, और एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 मंडे के लिए। हाँ वो जल्दी हो जाएगा, ओके करोगे तो हो ही जाएगा, ठीक है। वो करते हैं अपन मंडे को। x इक्वल टू 0 क्यों नहीं होगा, x इक्वल टू 0 कहाँ है भाई, 0 कहाँ से आ गया इसमें, पुराना है तो। 0 क्यों नहीं होगा, 0 कहाँ से आ रहा था भाई। एक मिनट में पर्सनली भेज देना भाई, किसी को जो भी डाउट हो, ठीक है। वो भी तो एक टेंजेंट होगा भाई, जो कुछ किसी को डाउट आ रहा है हमें बताना भाई। आदिल, ठीक है, आदिल मैसेज